तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर इस एनसीईआरटी के स्पेशल सेशन में मैं शंकर झा सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की टॉपिक है और जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 के बचे हुए सेगमेंट को कवर करेंगे। तो बचे हुए सेगमेंट पर पहुंचने से पहले कल हम लोगों ने जिन जिन टॉपिक को कवर कर लिया था या इसके अंतर्गत जिस जिस सब टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया था, उसका संक्षिप्त में हम पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि हम टॉपिक से कोरिलेट हो जाएं और फिर जो बाकी इसके बचे हुए पार्ट हैं उस पर हम आपको लेकर चलेंगे। तो इसमें कल हमने सबसे पहले आपको क्या क्या बताया था। आपको याद होगा कि विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन गुणवत्ता में अंतर का कारण क्या है, और हमने कहा था कि ये एक समाज पर भी लागू होता है, एक गांव पर भी, एक गांव से दूसरे गांव पर भी लागू होगा, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव के जो लोग होते हैं उनके लाइफ स्टाइल, उनके इनकम, उनके रहन सहन सभी में अंतर होता है और उस अंतर का कई सारा कारण होगा। ये हमने आपको कल बताया था। दूसरा, कल हमने आपको ये भी बताया था कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो सर्वत्र एक समान नहीं है। तो इस जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, कहीं पर हमें सघन जनसंख्या मिलता है, कहीं हमें विरल जनसंख्या मिलती है। इसका कारण क्या है? तो वो हमने पॉइंट आउट किया था कि कौन से विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं और कौन से सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, ये हमने आपको बताया था। फिर कल हम लोगों ने आगे क्लास में मृदा क्या है इसके बारे में परिभाषा और उसकी क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। मृदा के बाद हमने आपको बताया था कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें इन 9 पॉइंट पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था कि किस तरीके से ये जो फैक्टर हैं प्रदेश विशेष में मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया था कि भारत में जो 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है उसका बेसिक कारण क्या है। तो चूंकि हमारे यहाँ की जो जलवायु है, रिलीफ है, ये सभी क्षेत्रों में अलग अलग है, इसलिए हमारे यहाँ सॉइल में भी काफी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और किसका क्या रोल है, आधारी चट्टान का, अपक्षय, जलवायु के तत्व, इन सब तत्वों का क्या रोल है इसमें, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। इसके बाद हम लोग गए थे लैंड यूज क्या होता है। तो बहुत सारा सिंपल उदाहरण देके आपको बताया था कि लैंड यूज क्या होता है, आपको याद होगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि लैंड यूज जो होता है उसको कौन कौन से फैक्टर निर्धारित करते हैं, लैंड यूज पैटर्न किन किन फैक्टरों से कंट्रोल होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, और ये जो सामने आपके पॉइंट है, इसके बाद हम लोगों ने भूमि का वर्गीकरण किया था कि जो निजी भूमि होती है और सामुदायिक भूमि, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। फिर मृदा निम्नीकरण और निम्नीकरण के साथ साथ जो मृदा अपरदन होता है इसके बारे में आपको बताया था और उसके कारण। इसके कारण को हम लोगों ने 2 सेगमेंट में बांटा था। एक जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है वो कौन कौन सा है जो आपके सामने में है, और फिर जो नेचुरल कॉज है वो कौन कौन सा है उसके सामने में है। फिर मृदा संरक्षण के उपाय पर गए थे। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सॉइल कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, इसके बारे में आपको बताया था। और सॉइल कंजर्वेशन के कुछ 8 पॉइंट हमने आपको यहाँ पर बताए थे। फिर हम लोग गए थे कहाँ पे, तो मृदा अपरदन करने में प्राकृतिक कारकों में जो भूस्खलन की भूमिका होती है उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि लैंडस्लाइड क्या होता है, किन क्षेत्रों में होता है। फिर लैंडस्लाइड के कारण क्या है, कुछ इसके प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ मानव जनित कारण होते हैं। प्राकृतिक कारकों को मानवीय एंथ्रोपोजेनिक कॉज किस तरीके से इंसिस्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। फिर जो है इसको न्यूनीकृत, भूस्खलन की प्रक्रिया को हम न्यूनीकृत कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया था। फिर जल के बारे में, तो एक ऑल ओवर जो लवण जल और स्वच्छ जल का वितरण है कितना उपलब्ध है हमारे लिए, आपके लिए, उसके ऊपर हम लोगों ने एक संक्षिप्त चर्चा किया था।
फिर जल संकट का जो कारण है इसके ऊपर हम लोग गए थे, बहुत सारा पॉइंट आपको जल संकट के कारण में बताए थे। फिर जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है उस पर कुछ पॉइंट आया था। फिर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव से हमें कितने लाभ मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं, उसमें कम से कम 17-18 पॉइंट हमने आपको बताया था। और कुछ जो यूपीएससी में इस एरिया से पूछे हुए प्रश्न हैं इसके बारे में भी आपको बताया था। प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है ये भी आपको बताया था। और आज हम लोग बेसिकली कहां पर चले जाएंगे, तो वन विनाश के कारण पर चले जाएंगे। इसी टॉपिक में जो कुछ बचा हुआ एरिया है तो वन विनाश, तो जो बचे हुए सेगमेंट हैं हम उस पर पहले चर्चा करते हैं। फिर आपकी जो भी क्वेरी होंगे बीच बीच में आपसे पूछने आएंगे। जब आपको कहेंगे कि अब आप कमेंट में लिखिए आपके क्या क्वेरी हैं तो आप लिखिएगा, फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो वन विनाश का कारण दो सेगमेंट में बटा हुआ है। एक वन विनाश का कारण है एंथ्रोपोजेनिक कारण, यानी मानव जनित कारण है, और दूसरा कौन सा कारण है, प्राकृतिक कारण है, नेचुरल कॉज है। तो प्राकृतिक कारकों में वन विनाश का कारण क्या क्या हो सकता है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्राकृतिक कारकों में एक होता है दावानल। दावानल हम लोग कहते हैं जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ये प्राकृतिक कारणों से भी लगता है, ठीक है, तो दावानल। बेसिकली दूसरा कारण होता है कि कभी कभी, और दावानल होता है बेसिकली तरित गिरने के कारण, तरित का गिरना। तरित का गिरना का क्या अर्थ होता है, जिसको आप हम बिजली गिरना कहते हैं, वो तरित या बिजली का जो गिरना होता है ये भी प्राकृतिक रूप से वन में आग का कारण है। खासकर हम आपको लिंक करके बताते हैं, रूस का साइबेरिया का क्षेत्र है जो लगभग आर्कटिक रीजन में अवस्थित है। उन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही है और वहां पर वनाग्नि का मूल कारण है तरित का गिरना, बिजली का गिरना, तो इसके कारण होता है। तीसरा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बड़े पैमाने पर यदि सूखा की स्थिति आ जाए तो कुछ सूखे के समय, कुछ बाढ़ के समय, लेकिन सूखा और बाढ़ बड़े तौर पर जो है फॉरेस्ट को प्रभावित नहीं करता है, वनाग्नि बड़े तौर पर करता है। तो ये दो मूल पॉइंट आप याद रखेंगे कि प्राकृतिक तौर पर ये वन विनाश का कारण बनते हैं। आगे हम दावानल के ऊपर डिटेल से पढ़ेंगे भी कि ये कैसे होता है और किस तरीके से। मानव जनित कारकों में जो वन विनाश का कारण है वो किन किन कारकों से होता है, तो एक है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। विश्व के विभिन्न भागों में अभी भी क्या है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या की वृद्धि काफी तेज है। अब आप कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से वन विनाश का कारण क्या है, तो जनसंख्या की वृद्धि से वन विनाश का संबंध इस तरीके से है कि जब किसी प्रदेश में जनसंख्या बढ़ेगी तो आवास के लिए क्या होगी, जगह की जरूरत पड़ेगी, एरिया की जरूरत पड़ती है। तो आवास निर्माण के क्रम में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है। तो एक तीव्र जनसंख्या वृद्धि, दूसरा जो तीव्र नगरीकरण की प्रक्रियाएं हैं, इस तीव्र नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण भी क्या होता है कि वनों को सफाया किया जा रहा है, नगर के आसपास के क्षेत्र में वन को काट करके वहां पर नगर बसाए जा रहे हैं, तो तीव्र नगरीकरण। इसी प्रकार से जो तीव्र और अनियोजित इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तीव्र और अनियोजित, अनप्लान्ड कहेंगे, तीव्र और अनियोजित औद्योगिकरण, ये भी ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। चौथा हो जाएगा जैसे कि जल विद्युत परियोजनाओं का यदि कहीं पर निर्माण हो तो कई एकड़, कई हजार एकड़ जो है सो जमीन वहां पर एक्वायर की जाती है और उस क्षेत्र में जो भी वन हो उसको हटा दिया जाता है। तो जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण। फिर कृषि क्षेत्र का विस्तार, कृषि क्षेत्र का विस्तार। आज आप पंजाब क्षेत्र का विस्तार, आज आप पंजाब और हरियाणा के 2021 के जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का वन रिपोर्ट है उसको उठाकर आप देखो कि उसके कुल क्षेत्रफल के कितने भागों पर वन बचा हुआ है। तो चूंकि वहां पर कृषि क्षेत्र का काफी तेजी से विस्तार हुआ है, साथ ही साथ औद्योगिकरण और नगरीकरण काफी तीव्र गति से हो रही है, इसलिए उन क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि वन क्षेत्र काफी कम रह गए हैं।
तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा 5वां। छठा, इसके अलावा क्या हो जाएगा, तो जो स्थानांतरित कृषि होती है, जिसके बारे में आपने कल भी पढ़ा था, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये है। फिर जो अति पशुचारण होता है, ओवर ग्रेजिंग जिसको कहते हैं, अति पशुचारण, ये भी वन विनाश का कारण है। 8वां हो जाएगा कि जो खनन होता है, खनन कार्य भी क्या है, वन विनाश का कारण बनता है। तो कई ऐसे मानवीय क्रियाकलाप हैं, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, तीव्र नगरीकरण है, तीव्र और अनियोजित जो औद्योगिकरण है, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, इस तरह के कई सारे सामाजिक आर्थिक विकास की जो परियोजनाएं होती है वो, कृषि क्षेत्र का जो विस्तार हो रहा है वो, फिर जो झूम कृषि हो रही है, अति पशुचारण, खनन कार्य, और जो सामाजिक आर्थिक विकास की परियोजनाएं होती है, जैसे सड़क का निर्माण हो, इस तरीके से रेल परियोजना हो। आप लोगों को याद है या नहीं, अभी भारत में एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो क्रियान्वित हो रही है, बनाई जा रही है, गुजरात से लेके मुंबई के बीच। और गुजरात के अहमदाबाद गांधीनगर से जो मुंबई तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसके बनने से कई लगभग 55,000 मैंग्रोव वन केवल तटीय क्षेत्रों में काटे जाएंगे। तो इस तरीके के जो सामाजिक और आर्थिक विकास की परियोजनाएं लगाई जा रही है, आर्थिक विकास की परियोजना, इन परियोजनाओं से भी क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इनके कारण क्या है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ऐसे कौन से एंथ्रोपोजेनिक कारण हैं जो डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और कौन से ऐसे प्राकृतिक कारक हैं जो वन विनाश के कारण बन रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब वन का विनाश होता है तो इसका परिणाम जो होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि वन विनाश होने का अर्थ है कि इससे हमारे यहाँ मानसून का पैटर्न चेंज होगा, सूखे की बारंबारता बढ़ेगी, बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा, उस वन पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका विनाश होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ वन से जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, जो आपको कल 13-14 पॉइंट बताए थे, उन सारे लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। तो फिर मृदा अपरदन होगा, मृदा निम्नीकरण होगा। तो कई सारी, एक तो आपको ये याद रखना है कि वन यदि कम होता तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, वो 17-18 पॉइंट जो आपको कल बताया वो आपको याद रखना है कि वो हमें लॉस होगा। इसके अलावा मृदा अपरदन, मृदा निम्नीकरण, मानसून का कमजोर पड़ना, सूखे की आवृत्ति में वृद्धि होना, और कई सारी चीजें हैं जो हमें देते हैं। साथ ही साथ वन क्या होता है, कार्बन सिंक का क्षेत्र होता है, पादप कार्बन सिंक करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। तो अगर वन क्षेत्र कम होता है तो प्राकृतिक पर्यावरण के कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कम होगी, और अगर प्राकृतिक पर्यावरण के कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कम होती है तो भूमंडलीय तापन को बढ़ावा मिलेगा। तो यहां तक आपको अपने आंसर को लिख कर लाना है। अब है कि प्राकृतिक कारकों में वन विनाश का जो एक कारण हमने आपको बताया है वो कौन सा है, दावानल है। तो दावानल क्या होता है और किस तरीके से वो होता है, क्या इसका इंपैक्ट है, हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप देखो। तो कुछ इस तरीके से होता है। दावानल जो है प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। जाहिर सी बात है कि आप लोग आज से 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगी थी, और ऑस्ट्रेलिया में जब जंगलों में आग लगी थी तो लाखों पशु जो है सो जंगल में जो रहने वाले थे वो जलकर उसके साथ मारे गए थे। अमेज़न का जो वन है ब्राजील में, उसमें आग लगता है। जैसे मैंने कहा कि साइबेरिया के जो क्षेत्र हैं उसमें आग लगता है। तो वनों में जो वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है, आर्कटिक रीजन सब में भी कहीं न कहीं इसके पीछे जलवायु परिवर्तन का भी योगदान है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी योगदान है। और जब ये होता है तो वनस्पति तो जलते ही हैं, और साथ ही साथ उसमें रहने वाले जो प्राणी जात होते हैं वो भी जलते हैं, उनके आवास का विनाश होता है, धीरे धीरे वो विलुप्तकरण हो जाते हैं। और वनस्पति का समाप्त होना, प्राणी जात का समाप्त होना, ये प्राकृतिक पर्यावरण के लिए लॉस तो है ही, हमारे आपके लिए भी हानिकारक है।
ये जो दावानल होता है इसके तीन प्रमुख कारण हैं, और जब दावानल के जो तीन प्रमुख कारण हैं वो क्या क्या है, तो तरित झंझा के कारण जो है प्राकृतिक अग्नि का लगना। तरित झंझा जो है ना, ये एक प्रकार का मौसमी आपदा की श्रेणी में आता है। क्या हम लोग कहते हैं इसको, मौसमी आपदा। और तरित झंझा में क्या होता है कि बड़े पैमाने पर बिजली गिरती है, तरित गिरता है, बिजली का गिरना होता है इसमें। तो बड़े पैमाने पर बिजली गिरने के कारण क्या होता है कि इससे वनों में आग लगती है। तो तरित झंझा के समय वनों में आग लगती है। वैसे तरित झंझा एक वेदर फंक्शन है जिसमें कम समय में मूसलाधार वर्षा होती है, बड़े पैमाने पर मेघ गर्जन होती है जिसको थंडरिंग कहते हैं, और बिजली गिरता है जिसको लाइटनिंग कहते हैं। तो जब एक साथ बड़े पैमाने पर मेघ गर्जन हो, बिजली की चमक हो, मूसलाधार वर्षा होने लगे, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, तरित झंझा। और तरित झंझा जो होते हैं वो बिजली गिरती है, उससे भी वनों में आग लगती है। दूसरा है लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस जनित उष्मा के कारण अग्नि। कई बार क्या होता है कि जो चरवाहा होते हैं, पशु चारक होते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो जलते हुए छोड़ देते हैं, उनसे भी वनों में आग लगती है। इसी को कहेंगे लापरवाही से वनों में आग लगना। और कई बार स्थानीय लोग, उद्यमी और अन्य शरारती लोगों के द्वारा किसी खास उद्देश्य से वनों को जलाया भी जाता है। जैसे अमेज़न का वन है, कुछ वहां पर हैबिटेट प्राप्त बनाने के लिए लोग जंगलों में कई बार आग भी लगा देते हैं। तो एक तो कुछ लापरवाही के कारण जो पशुचारक लोग होते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले, तो जलते हुए छोड़ देते हैं, माचिस की तिल्ली जलते हुए छोड़ देते हैं, तो उससे भी लग जाती है। कई बार जानबूझकर जो है उसमें आग भी लगाया जाता है। तो ये प्रमुख कारण है जंगल में लगने वाले आग, जिसको हम लोग दावानल कहते हैं। लेकिन जब ये आग लगते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट होता है आप जानते हैं, लेकिन इसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोका जा सकता है। शिक्षण का यहां पर अर्थ है कि इस क्षेत्र में हम प्रशिक्षण दे सकते हैं कि जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने को शीघ्र पता लगाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है यहाँ पर कि हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट का जो संक्षिप्त में अर्थ है वो आप जानिए। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के द्वारा हम जंगलों में लगने वाली आग को शीघ्र पता कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कैसे, तो ये अपने यहाँ जो इसरो है, इसरो कहने का क्या अर्थ होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे यहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, वो जो है जो है सो एक तरीके से उनके पास एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रणाली कहते हैं। और इसके स्थान पर अब उन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट प्रक्षेपित करना शुरू किया है। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रणाली और उसके स्थान पर जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट अब इसरो के द्वारा छोड़ा जाता है, उसके माध्यम से हम शीघ्र पता कर सकते हैं कि जंगलों में कहां पर आग लगी है और हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितने क्षेत्रों में, क्योंकि वो मुझे एक तरीके से थर्मल स्कैनिंग करके इमेज प्रदान करता है और उसका एनालिसिस करके जाना जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके इसको ट्रैक किया जा सकता है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये है। तो अभी तक जो 2 सेगमेंट हमने आपको बताया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी पता कर सकता है। बिल्कुल, अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इतना प्रयोग हो चुका है कि इस क्षेत्र में आप इसको पता करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, ड्रोन प्रौद्योगिकी का। तो ड्रोन प्रौद्योगिकी भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो यहां तक सभी का क्लियर है? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। दोनों तरीके से इसमें एक सेगमेंट चूंकि एनसीईआरटी में नहीं था तो हमने बताने कि वनाग्नि का प्राकृतिक कारण क्या है, वनाग्नि का एंथ्रोपोजेनिक कारण क्या है, वनाग्नि का प्रभाव क्या होगा। ये आप एक्स्ट्रा एक पेज बना लीजिएगा अपने नोट्स में। और वनाग्नि का प्रभाव क्या होगा, तो हमारे लिए सामाजिक आर्थिक रूप से क्या लॉस है, ये
पर्यावरण के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता है ये आपको लिखना है। देखो वनाग्नि का जब आप पर्यावरण के ऊपर इम्पैक्ट लिखोगे तो बड़ा ही अच्छा चीज उसमें जाएगा। वनाग्नि का पर्यावरण पर प्रभाव, वनाग्नि का पर्यावरण पर प्रभाव, इसको एक अलग पॉइंट बना के 17 पॉइंट तो हमने जो बोला है आप उसमें लिखेंगे कि ये जो सामाजिक आर्थिक चीजें वन क्षेत्र से हमें मिलती है वो प्राप्त नहीं होगा, ये हमें हानि होगी। नेचुरल ब्यूटी का क्षेत्र कम हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य का जो स्थल है वो कम हो जाएगा, जो हमें एक तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल को देखने के बाद जो एक आत्मसंतुष्टि होती है वो सब चीजें कम हो जाएगी। लेकिन वनाग्नि का प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या क्या इम्पैक्ट होगा ये आपको देखो। जब वनाग्नि होता है तो जब जीवाश्म का पूर्ण दहन हो जाए तो पूर्ण दहन होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, ठीक है। यदि जीवाश्म का अपूर्ण दहन हो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। साथ ही साथ इससे जो है जब फॉसिल्स दहन होते हैं इससे, तो इससे क्या होता है कि ब्लैक काला कार्बन भी निकलता है। जीवाश्म के दहन से क्या निकलता है, काला कार्बन भी निकलता है, राख जो आप कहते हैं काला कार्बन भी निकलता है। अब ये जो CO2 है ये बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि ये पृथ्वी के तापमान के बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जानते ही हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो वातावरण में इसकी मात्रा अधिक हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता कम कर देता है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के A2O2 परिवहन करने की क्षमता क्या करता है, कम, परिवहन करने की क्षमता कम कर देता है। और जाहिर सी बात है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमें क्या होता है, दम घुटने लगता है, दम घुटने लगेगा इसके कारण, और कभी कभी दम घुटने से क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए क्या है कि CO जो है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको हम लोग दम घोंटू गैस कहते हैं, स्ट्रैंगुलेटिंग गैस भी कहते हैं, इसको दम घोंटू गैस कहते हैं। और काला कार्बन जो होता है ये कई तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करता है। ब्लैक कार्बन एक तरीके से कणीय प्रदूषक होते हैं और ये जो होते हैं वायुमंडल में कम समय के लिए होते हैं, लेकिन कम समय में होते हुए भी ये पर्यावरण को बड़े तौर पर हानि पहुंचाते हैं। तो काला कार्बन जो होता है ना ये सबसे पहले क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से यदि वायुमंडल में इसकी मात्रा है तो प्रत्यक्ष रूप से सौर ताप को एब्जॉर्ब करता है, प्रत्यक्ष रूप से सौर ताप को अवशोषित कर, प्रत्यक्ष रूप से सौर ताप को अवशोषित कर वातावरण का तापमान बढ़ाता है। वातावरण का क्या करता है, तापमान बढ़ाता है, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, वातावरण का तापमान बढ़ाता है, पहला। और दूसरा यह क्या करता है कि ये हिम पर यदि जमा हो जाए, हिम पर जमा होकर क्या करेगा, ये हिम पर जमा होकर उसके एल्बिडो को कम कर देता है, उसके एल्बिडो को कम कर देता है। और जाहिर सी बात है कि एल्बिडो के कम होने का अर्थ है कि हिम जो होता है ये उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। तो हिम जो उष्मा का कुचालक होता है बेसिकली क्या होता है कि जब इस पर आइस लेयर पर, जिसको क्रायोस्फीयर भी कहा जाता है, जब ब्लैक कार्बन जमा हो जाता है तो उससे जो उत्सर्जित होने वाली ताप की मात्रा होती है उसको वो कम कर देता है। और जब हिम का एल्बिडो कम हो जाएगा तो इसका अर्थ है कि टेम्परेचर जो है सो रुक जाएगा और वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। और एल्बिडो कम होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, एक तो यह हिम को पिघलाएगा, ग्लेशियर को पिघलाएगा, हिम को क्या करेगा, पिघलाएगा,
हिम को पिघलाएगा, और हिम को तो पिघलाएगा है, और एल्बिडो कम होने के कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग को ये बढ़ाता है। तो फॉरेस्ट फायर जो है कई तरीके से पर्यावरण के लिए हार्मफुल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर या वन संसाधन को बचाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो कानून हैं उन कानूनों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ कानून की कमी नहीं है, बल्कि उसके जो लागू होने के पक्ष हैं ठीक ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक सभी का? अब है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या किए गए हैं, क्या चीजें हैं, उसको आपको थोड़ा सा समझना है। तो हमारे यहाँ जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए आप जब अपर क्लास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ क्या बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र की घोषणा की गई है जिसको वेटलैंड कहते हैं। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वन महोत्सव को आयोजित करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट हैं जो यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर वानिकी को क्या होगा, प्रोत्साहन। यहाँ पर 8 क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं ये। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, नेशनल पार्क जो होता है, बेसिकली क्या होता है, एक प्राकृतिक क्षेत्र को घोषित किया जाता है। और जो नेशनल पार्क होता है ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। हालांकि केंद्र सरकारें भी इसे घोषित कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा इसे घोषित किया जाता है। किस एक्ट के तहत, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत। और राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र होता है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकासीय कार्य की मनाही होती है। यहाँ से ईंधन एकत्रित नहीं किया जा सकता, चारा एकत्रित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान जिन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है उस पूरे क्षेत्र के जैव विविधता, खासकर पादप और जंतु को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसी तरीके का है। इसको भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया जाता है। ये बड़ा कौन होता है दीपक कुमार, ये कैसे कहा जाएगा? ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में जैसे नागार्जुन श्रीशैलम, अभी जो मुझे स्मरण में आ रहा है इसको एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा कि नागार्जुन श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा है भारत में, शायद एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से होगा, इन तीनों में कहना मुश्किल। तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो होता है ये भी वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत घोषित होते हैं। जिन क्षेत्रों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया जाता है वो उस क्षेत्र में सीमित रूप से ईंधन और चारा एकत्रित करने की अनुमति होती है, लेकिन ये कब तक, जब तक कि उस ईंधन और चारा एकत्रित करने का प्रभाव वहां के वन्य जीवों पर नकारात्मक रूप से नहीं पड़ता है। तो सीमित रूप से इसमें हो सकता है, जो नेशनल पार्क में नहीं हो सकता है। तीसरा क्या है कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है, इस वन्यजीव अभ्यारण्य में खास किसी जंतु को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए अपने यहाँ नेशनल पार्क की तुलना में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या काफी अधिक है। तो दूसरा और तीसरा, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। और केंद्र सरकार के द्वारा जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं यह भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया जाता है।
बेसिकली जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है ये यूनेस्को का कॉन्सेप्ट है। यूनेस्को के द्वारा 1971 में एक प्रोग्राम लाया गया था जिसको मानव और जीव मंडल कार्यक्रम कहते हैं। इसी मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत क्या है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है वो निकला हुआ है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम भी हो सकता है। और यदि वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, तो इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में हम प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटकों को संरक्षित करते हैं। यानी कि यहाँ पर जैविक घटक, अजैविक घटक, भौतिक घटक सभी को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटकों को यानी फ्लोरा, फौना एंड फिजिकल कंपोनेंट को संरक्षित करने के लिए हम लोग बनाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिनमें 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जिनको यूनेस्को के मानव एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त है। इतना याद रखेंगे। फिर आर्द्र भूमि जो है ये भी क्या है कि एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षित करने के लिए ही क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो वेटलैंड जो है आपको पता ही है कि इस पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसको हम लोग कहते हैं रामसर संधि कहते हैं। तो रामसर संधि के तहत जो है ना इंटरनेशनल साइट रामसर साइट की मान्यता दी जाती है। भारत में अभी जो है 49 रामसर साइट हैं। कितने रामसर साइट हैं? 49 रामसर साइट हैं। ठीक है, तो 49 रामसर साइट जो है इसका अर्थ यह है कि ये रामसर स्थल के तहत मान्यता प्राप्त रखे हुए हैं। और रामसर स्थल जो होते हैं हमें कई प्रकार की सेवाएं देते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण यानी प्राणी जात वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए एक रामसर स्थल भी अपने यहाँ है। फिर सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया गया है। तो सामाजिक वानिकी जो है ना बेसिकली क्या है कि सामाजिक वानिकी जिसको हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी जो है एक तरीके से सतत विकास की अवधारणा है। सतत विकास की अवधारणा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। तो सतत विकास की अवधारणा पर आधारित है। और इसके तहत हम क्या करते हैं तो आर्थिक रूप से उपयोगी वृक्ष लगाते हैं, आर्थिक रूप से, और साथ ही साथ पर्यावरणीय रूप से जो उपयोगी वृक्ष होते हैं, पर्यावरणीय रूप से उपयोगी ऐसे वृक्ष को हम लगाते हैं। सिंपल वे में सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है समाज के लोगों के साथ समाज के लोगों के लिए। ठीक ना, सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या? वानिकी का तो अर्थ आप जानते ही हैं, सिंपल में इसका अर्थ होता है एफॉरेस्टेशन यानी वृक्ष लगाना, वृक्ष लगाना। और वृक्ष लगाना तो कैसा वृक्ष लगाना? तो आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से उपयोगी। लेकिन सामाजिक वानिकी का यदि मूल कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो इसका अर्थ है समाज के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा किसके लिए? तो समाज के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए। हालांकि भारत सरकार का इस पर पॉलिसी भी है, लेकिन इसको व्यापक संदर्भ में इस तरीके से समझेंगे। और सामाजिक वानिकी के कई रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कृषि वानिकी, कृषि वानिकी होता है। दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नगरीय वानिकी, अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं, नगरीय वानिकी कहते हैं। तीसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं उद्यान वानिकी कहते हैं, उद्यान वानिकी। और चौथा जो होता है ना इसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सामुदायिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी। ये 4 प्रकार का होता है और चारों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हरित विकास का कॉन्सेप्ट समाहित है। कृषि वानिकी के तहत हम लोग क्या करते हैं कि खेत के जो मेड़ होते हैं उस मेड़ पर हम चारा पादप को लगाते हैं
और वृक्ष को लगाते हैं। इससे नमी बनी रहती है, मृदा में ह्यूमस का निर्माण होता है, मृदा का अपरदन और निम्नीकरण कम होता है। और चारा फसल है, इससे पशुपालन को प्रोत्साहन मिलता है, हरित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होता है। नगरीय वानिकी के तहत क्या है कि नगर को हरा भरा और सुंदर करने के लिए हम क्या करते हैं कि सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगाते हैं। फिर उद्यान वानिकी के अंतर्गत क्या होता है कि खेतों में हम वृक्ष लगाते हैं। जिस तरीके से आप धान करते हैं ना, गेहूं की खेती करते हैं, उसी तरीके से उद्यान वानिकी के तहत आर्थिक लाभ की प्राप्ति के दृष्टिकोण से साल, सागवान इस तरीके के वृक्ष लगाते हैं। और जब वो तैयार हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट करके हम बेच लेते हैं। और सामुदायिक वानिकी के तहत क्या होता है कि जो गांव में सरकारी जमीन होती है, सड़क मार्ग के किनारे, रेल मार्ग के किनारे, स्कूल के प्रांगण, विद्यालय के प्रांगण, कॉलेज के प्रांगण में हम वृक्ष और चारा फसल को लगाते हैं। इसका मूल कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, सीमांत किसान है, मार्जिनल है, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना। क्योंकि परंपरागत सामाजिक जीवन में वो जमींदार पर निर्भर होते हैं और ऐसी परिस्थिति में जमींदार उनका शोषण करते हैं। तो इसलिए इसका मूल उद्देश्य होता है कि किसान जो भूमिहीन है, सीमांत किसान है, छोटे किसान है, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक वानिकी के तहत उपयोगी वृक्ष लगाया जाता है। और मनरेगा 2 जो अब भारत में चल रहा है, उसके तहत सामुदायिक वानिकी को ऐड कर लिया गया है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में जो है वन महोत्सव, तो भारत में वन महोत्सव की शुरुआत जो है KM मुंशी के द्वारा की गई थी। और ये 1 सप्ताह का समय होता है जिसमें हम वन महोत्सव मनाते हैं वन बचाने के लिए। एक तरीके से वो जागरूकता का प्रोग्राम है कि वन से हमें क्या मिलता है, हमें उसे कैसे संरक्षित करना चाहिए, इस पर है। इसके अलावा कई सारे कानून हैं। अभी आप 8वीं क्लास के NCERT का अध्ययन करें, इसलिए हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जैसे जैसे आप बड़े क्लास के NCERT में जाएंगे तो आपको और डिटेल से बताएंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के संरक्षण के लिए भारत सरकार का कई प्रोग्राम लॉन्च है, कई सारे कानून हैं और कई सारे हैं। जैसे कि आप देखेंगे हरित राजमार्ग की नीति लाई गई है। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने एक INDC गोल निर्धारित किया है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। वो क्या है? फिर जो है सो ग्रीन इंडिया मिशन है, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम का मिशन है। तो बहुत सारे इसमें है जो वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। और जीवों के संरक्षण के लिए जो भी अपने यहाँ संकटग्रस्त है या क्रांतिक रूप से संकटापन्न है या सुभेद्य है, उन सब के संरक्षण के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो वो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको हम बताएंगे। यहाँ पर इन चीजों के बारे में हमने आपको बेसिक बता दिया है। अब इससे संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है हमने आपको बता ही दिया है। और ये एक है साइट्स, तो अभी तक जो आपको बताए हैं उसमें कोई डॉट तो आप पूछ सकते हैं। साइट्स जो है, इस पर यूपीएससी में प्रश्न आता भी है, कई बार आया हुआ है। साइट्स भी क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि जो संकटग्रस्त पादप और जंतु की प्रजाति है, इसको संरक्षित करने के लिए साइट्स एक प्रकार की संधि है, अंतर सरकारी संधि है जो किए गए हैं। तो यह सरकारों के बीच क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसी तरीके से 3 स्टेटमेंट यूपीएससी में दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि बताइए इसमें कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पर यह लिखा हुआ कि यह सरकारों के बीच यानी इंटर गवर्नमेंटल है, यहाँ पर लिख देगा यह एक गैर सरकारी समझौता है। तो बहुत ही कंसस रहना होता है, यानी कि यह सरकारों के द्वारा किया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। साइट्स का मूल उद्देश्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूने के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा ना हो।
यानी कि चूंकि इनसे हमें बहुत प्रकार की चीजें मिलती है ना, वनस्पति और प्राणी जात से, तो यदि इनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो इनके इंटरनेशनल ट्रेड होने से इनके जीवन के अस्तित्व पर कोई खतरा ना आए, और यदि ट्रेड होता है तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन है वो बनाया गया है इसके तहत। साइट्स के अंतर्गत क्या है, 3 सूचियां हैं, सूची 1 है, सूची 2 है, सूची 3 है। तो किस तरीके से किस सूची में शामिल पादप और जंतु का इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है उसमें बताया गया है, वो आप आगे जानेंगे। लेकिन अभी इसका मूल उद्देश्य क्या है कि ऐसे वन्य प्राणी और पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से यदि कोई उनके जीवन का खतरा है तो उसको नियंत्रित करना। मोटे तौर पर साइट्स के अंतर्गत 5000 पशुओं की जातियां और पौधों की 28,000 जातियों को आरक्षित किया गया है। देखो अपने आप में ये यूपीएससी के लिए एक पीटी का प्रश्न है और पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन साइट्स के बारे में सही है, कौन साइट्स के बारे में गलत है। तो ये याद रखना है, यानी कि साइट्स जो है जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से किए गए एक प्रकार के अंतर सरकारी समझौते हैं। क्लियर है सभी का? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो आज के क्लास से, यदि किसी के पास कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं। आज जो सेकंड टॉपिक का रिमेनिंग पार्ट था वो कवर करना मूल मोटो था जो आप कर लीजिए हैं। क्लियर है? तो चलिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।